नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुर शेखावत और आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू चल रहा है अबाउट दी एक्सपल्स 2V एंड 4V। तो उसी के बारे में अपन इस बात करेंगे और ये थर्ड पार्ट है उस वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो एक बार वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा और इसके बाद में आप थर्ड वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। वैसे ही वीडियोस बहुत लंबे बने हैं बट यार हम लोगों के जो पॉइंट्स थे, जो हमारा एक बाइक टॉक्स था वो इतना लंबा हो गया रिकॉर्ड करते करते कि वो 60 से 65 मिनट का वीडियो बन गया। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। बट इसमें ओवरऑल जो सारे प्लस और माइनस हैं अबाउट दी एक्सपल्स 200 4V और 2V हमने वीडियो में कवर करे हैं। तो उसके अलावा भी जो है कुछ पॉइंट्स मेरे रह गए थे तो वो मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप बाइक को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में तो वहाँ पे वो एक दो किक में स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। मोस्टली मैं इतना किक स्टार्ट करता नहीं हूँ बट ये इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। और इसके अलावा 4V है तो इस 4V के अंदर जो है ना, आप जैसे ही आप सेल्फ से स्टार्ट करते हैं उसके बाद में आरपीएम बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। और ये आरपीएम फ्लक्चुएट करने के बाद में भी 3 से 4 या 5 बार जब तक आप सेल्फ ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट करते हैं फिर बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट करते हैं फिर बंद हो जाती है। तो ये मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में भी ऐड किया था। ऐसी दिक्कत उसी टाइम आती है जब आप मॉर्निंग में फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो। अगर बाइक आपने 1-2-3 किलोमीटर चला ली है और उसके बाद में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और बाइक का जो हॉर्न है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हल्का, ये स्कूटी टाइप का हॉर्न लगता है। तो आप अगर टूरिंग वगैरह ऐसा कुछ प्लान करेंगे तो आपको एक हॉर्न भी इस बाइक का चेंज करना पड़ेगा। रिसेंटली मैंने भी मेरी बाइक का हॉर्न जो है चेंज किया है और उसके अंदर मैंने अपाचे के हॉर्न्स इंस्टॉल करवा दिए हैं। देन इसके बाद में एक्सपल्स में क्या है ना कि ट्रिप ए और ट्रिप बी जो स्पीडोमीटर में दिखाता है वो बड़ा ही अजीब तरीके से काम करता है। तो वो ट्रिप जो है वो 1000 किलोमीटर तक ही काम करती है, 999 होते ही वो वापस जीरो हो जाता है। ट्रिप बी आपने मान के चलिए किसी डिस्टेंस पर जा रहे हैं और आपने ट्रिप बी लगा दिया और वहां पे आपने इस बाइक को ऑफ कर दिया, तो जैसे ही आप वापस से बाइक को ऑन करोगे तो वो ट्रिप ए में चली जाएगी या ऑडोमीटर दिखाएगी वहां पे, तो वो अलग से हट जाता है। फिर आपको वापस से बटन को प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको वापस देखना पड़ेगा ट्रिप ए पे है फिर ट्रिप बी पे है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप सेट करें, अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस 1000 किलोमीटर के अंदर की डिस्टेंस कवर करने का प्लान कर रहे हैं तो ट्रिप ए को सेट करिए, फ्यूल वगैरह वो चेक करना हो उसके लिए, और ट्रिप बी को सेट करिए कि हम टोटल ओवरऑल जर्नी जो है कितनी लंबी होने वाली है। क्योंकि जो स्पीडोमीटर है वो रिमेंबर नहीं रखता है कि लास्ट आपने स्पीडोमीटर में क्या चेंजेस किए थे। एक और मैंने ऑब्जर्वेशन किया था कि 4V के साथ में कि उसका जो मीटर कंसोल है, एंटायर मीटर कंसोल है, बहुत ज्यादा वॉबल करता है, मतलब हिलता है और उसका कोई इनके पास में इलाज भी नहीं है। 2V में ये मुझे ये फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन अनुराग जी की बाइक में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है कि वो बहुत ज्यादा वॉबल करता है। उसके लिए आपको कहीं रबड़ वगैरह जो है नीचे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ा सा स्थिर रह पाएगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा वॉबल करता रहता है जब आप राइड करते हैं। इसके अलावा जैसे मैं फेस कर रहा हूँ कि टैपिट नॉइस आती है मेरे 2V वाले इंजन के साथ में, तो ये जो सेटिंग है ये सर्विस सेंटर पे बहुत सारे मैकेनिक उनको पता भी नहीं है कि यार इसको कैसे सेट करना है। तो कहीं ना कहीं जो है ना मैकेनिक्स को लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट दी एक्सपल्स इंजन कि इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए अगर टैपिट की आवाज़ आ रही है तो। वॉल्व क्लियरेंस सेटिंग भी आती है और टाइमिंग चेन का जो रिप्लेसमेंट वगैरह जो उसका सेट करना होता है उसका भी थोड़ा सा इशू जो है मैंने फेस किया है सर्विस सेंटर्स के साथ में। मीटर में देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी ये जो किल स्विच दिया हुआ है बट अभी ऑफ है, दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। अब ऑन हुआ है 4V के अंदर पर दिखा नहीं रहा है, जबकि 2V में क्या होता है ये दिखा रहा है किल स्विच ऑफ। अब ऑन हुआ है तो किल स्विच यहाँ पे दिया हुआ है और स्टार्ट करने के लिए स्विच यहाँ पे दिया गया है, जबकि 4V में ये है ही नहीं। एक ही स्विच में सारे फीचर्स दे दिए। तो ना इससे समस्या क्या हो रही है कि बहुत से लोग जो हैं इस बाइक में भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश इंडिकेशन तो आता नहीं है किल स्विच ऑफ का, और कई लोग जो है किक मारते रहते हैं बट बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। बाइक के ऊपर जो है जीपीएस माउंट करने के लिए कोई अलग से फिटमेंट नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आपको जीपीएस माउंट लगाना होगा तो हैंडल बार को ही यूज करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा जो है ना, जब आप राइड करते हो हाई स्पीड में, नेविगेशन देखने के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो एक जीपीएस माउंट का भी ऑप्शन होता है इसके अंदर ऊपर स्पीडोमीटर के ऊपर, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है बिकॉज कई लोग इससे टूरिंग भी कर रहे हैं। एल्यूमिनियम बैश प्लेट जो दी गई है वो इंजन काफी अच्छे से प्रोटेक्ट रखती है जब आप ऑफ रोडिंग
करते हैं और ये एज स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से फिट होके आती है। और इसी के साथ में फ्रंट फोक्स है उनका कवर हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी साथ में देती है। लेग गार्ड हो गया, इनका अलग से चार्ज नहीं करती है जैसे कि अदर कंपनीज रॉयल एनफील्ड वगैरह चार्ज करती हैं। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। ARLs जो है बाइक के अंदर दिए गए छोटे छोटे से, जिसका कोई यूज नहीं है, इवन लाइट का ही कोई यूज नहीं है, बहुत ही वीक लाइट है, तो DRS का तो क्या ही पर्पज है। बाकी जब हाईवे पे आप राइड करेंगे हाई स्पीड पे तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आएगा और उस सिचुएशन में आपको एक अच्छा हेलमेट यूज़ करना रहेगा। और साथ ही में विंड ब्लास्ट तो आता ही है, बाइक भी थोड़ी सी अनबैलेंस होती है जब अगर सामने आप कहीं ओवरटेक कर रहे हैं किसी व्हीकल को या किसी ट्रक को या कोई बड़ी गाड़ी आपके पास से निकलती है, तो उस टाइम थोड़ा सा बाइक अनबैलेंस हो जाती है, तो उसमें आपको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा एक टेंशन रहती है कि जब आप बाइक को राइड करें तो थोड़ा संभल के करें, बिकॉज लाइट वेट है तो और ऊंची बाइक है, तो उस वजह से थोड़ी सी अनबैलेंस होती है अबाउ 100 की स्पीड पे। और एक और चीज़ ये फेस करनी पड़ेगी कि अगर आप विंड ब्लास्ट बहुत तेज है और अगेंस्ट आपके है, तो उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सेलेरेट करते हैं, हाई स्पीड पर होते हैं, तो ना बाइक ना थोड़ी सी नॉकिंग का साउंड करती है। तो आपको लगा कि थोड़ा सा यार स्पीड को डाउन कर लें, और उसमें अगर आप ज़्यादा बाइक को प्रेशराइज करेंगे तो वहाँ पे माइलेज आपका रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज 200 सीसी का इंजन है, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो माइलेज बहुत जल्दी ड्रॉप डाउन होता है इस बाइक का। और इस बाइक के साथ में एक समस्या ये भी रहेगी कि अगर आप सिटी ट्रैफिक में राइड कर रहे हैं या अगर आपको कहीं पे टर्न करना है, तो देखो बड़ी बाइक है, बड़े टायर्स हैं, तो आपको रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए इसको टर्न करने के लिए। बट ये इसका कोई ऐसा बुरा पॉइंट नहीं है, मोस्टली जो एडवेंचर बाइक्स होती हैं उनमें ये चीज़ जो है कॉमन है। और कई बार हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हम लोग किसी प्लान राइड पे जा रहे हैं और सडन हमें कोई ऑफ रोडिंग पैच दिखता है, तो हम सोचते नहीं है सेकेंड टाइम, बस ठीक है दिखा हमने बाइक डाल दी, बिकॉज हमें पता है कि बाइक कर लेगी, और अगर कहीं कुछ गिर गई या फिर कहीं कुछ हो भी गया तो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। तो वो एक जो पीस ऑफ माइंड है वो इस बाइक के साथ में मिलता है। जबकि बिगर बाइक्स के साथ में मैं बात कर रहा हूँ लाइक 500 सीसी 800 सीसी 1000 सीसी बाइक्स के साथ में ये करने में लोग थोड़ा सा सोचते हैं पहले। और इस बाइक का जो साइलेंसर है बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन ये साइलेंसर आवाज बहुत कम करता है, और वो भी किस सिचुएशन में, जब अगर आप 70 के आसपास चल रहे हैं तो ये साइलेंसर काफी कम आवाज करेगा, और जैसे आप इसको 70 से अबव खींचेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तो उस सिचुएशन में थोड़ी सी ज्यादा आवाज करता है, बट इतना कोई इशू नहीं आएगा। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों को बाद में ध्यान आए कि हमें ऐड करने जरूरी थे। और अब आगे का जो बाइक टॉक्स है उसको कंटिन्यू करते हैं। देन उसके बाद में जो इसकी हेडलाइट है, मुझे ये समझ में नहीं आता अंकुर की हीरो 4V में क्लेम करता है कि हमने 21% हेडलाइट बढ़ाई है। मुझे दिखा, ये एक बार देख लेते हैं। अभी ये देखो, ये 2V है, ये इसकी लाइट है, ये इसकी लाइट है। आप उसकी स्टार्ट करो और हाई बीम करना अभी, तो आइडिया आ गया होगा कि किसकी ज्यादा तेज है किसकी कम है। पर जो भी ये हीरो के जो 21% के क्लेम है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ये हेडलाइट बिल्कुल बेकार है, इसके अंदर में कुछ आपको दिखाई नहीं देता है, और हाँ। अगर कोई सामने से आ गया तो आप बस अपने आप को भगवान भरोसे समझिए। नंबर 1 जो इस एक्सपल्स का जो आपको मॉडिफिकेशन कराना चाहिए वो सबसे आपको पहले ये वाला लैंप लगवाने ऑक्सिलरी चाहिए। लाइट्स, जैसे इन्होंने भी लगवा रखी है और मैंने भी लगवा रखी है। और सेकंड सबसे बड़ा सीट मॉडिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो इसकी सीट है, इसकी जो सीट भी है, सीट भी इसकी कंफर्टेबल नहीं है। और यानी कि और दूसरी बात ये है, आप अपनी तरफ से, जैसे आप अंकुर ने अपनी सीट को पूरे तरीके से मॉडिफाई करा लिया और मैंने इसमें एक कुशन लगवा लिया है। मैं इसको पूरा आपकी तरह मॉडिफाई इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे ऑफ रोडिंग के अंदर बाइक के टो रीच की मेरे को प्रॉब्लम होने लग जाती है, पैर दिक्कत की होती है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। अगर मैं सिटी में चलाऊँ तो मैं कर लूँ, बट सीट हाइट भी एक, इसका सीट हाइट भी जो है, हाइट का तो भी थोड़ा सा रहेगा, हाइट का भी थोड़ा सा इसका इशू है, राइट। नेक्स्ट देन उसके बाद में जो इसकी टायर की ग्रिप्स है वो हम इसके बारे में आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं। टायर्स बहुत इसके घटिया टायर्स हैं, टायर इंप्रूव करने की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। देन ये ट्यूब टाइप टायर्स हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको पंचर का इशू है, बट अगर आप वो डर हमेशा बना रहेगा, पंचर ना हो जाए, पंचर ना हो जाए। बट अगर आप, चूंकि ये हार्ड टायर्स हैं और अगर आप इसमें सही टायर प्रेशर आप इसमें मेंटेन करेंगे तो आपकी पंचर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। मेरी आज तक भगवान की जैसे 7000 किलोमीटर में एक भी पंचर नहीं हुआ है। मेरी 2 बार हुई है, और मेरा शायद उसके पीछे रीजन ये है, पंचर कहीं भी हो सकता है, बट मैं इसमें प्रॉपर टायर प्रेशर मेंटेन करता हूँ। तो मैं भी एग्जैक्टली वैसे करता हूँ, हमेशा बाइक में टायर प्रेशर जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखता हूँ, तो पंक्चर भी नहीं होती है और माइलेज भी अच्छा देती है। देन इसके अंदर में जो इसकी जो टेल लाइट है वो एलईडी दी गई है,
राइट, जो कि नाइट के अंदर में बहुत दूर से विजिबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करती है, जो कि एक अच्छा एक ठीक एक सेफ्टी ठीक है, अच्छा पॉइंट है, बट आगे वाली को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ भी नहीं दिखता है यार। देन नेक्स्ट। इसका जो साइड स्टैंड है, ये साइड स्टैंड के अंदर में ना एक इशू, मतलब ना तो इसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है, और दूसरी चीज जो इसका जो कमजोर है। साइड स्टैंड जो है वो इसका नीचे का जो बेस है, वो इसका बेस भी बहुत छोटा दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको इसमें कुछ ना कुछ इसके साइड स्टैंड जैसे में मैंने आपको लगवा रखा modification है करवाना साइड पड़ेगा। स्टैंड, शू लगवा रखा है, तो वो आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑफ रोडिंग डर्ट वगैरह करते हैं तो वहां पे फिर जो है आपको वो अंदर मिट्टी में चले जाती है, गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए साइड स्टैंड शू लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन एक जो इसका प्रॉब्लम और है, जो इसकी जो एक ये चेन कवर है वो इसका एक्सपोज्ड है, और अगर आपने इसके अंदर में सूखी मिट्टी के अंदर अगर आपने ऑफ रोडिंग कर ली, तो आपके पूरे स्प्रॉकेट सब पूरे अंदर आपके मिट्टी ही वो तो मिट्टी भर मिट्टी जाएगी। जाएगी, हाँ। और एक प्रॉब्लम इसके अंदर और है कि जब आप इस गाड़ी को आप इसको पानी वाले में या कहीं पे पानी भरा आप चलाते हो, ये गाड़ी इवन दो इसमें हीरो ने नीचे भी मड गार्ड दिया है और पीछे भी इन्होंने इतना लंबा इन्होंने पीछे ये दिया हुआ है, पर ये गाड़ी सारी डर्ट आपके ऊपर फेंकती है। इसके मेरे को तो ये जब पहली बार मंकुर मैंने इसको चला, मुझे समझ नहीं आया कि ये गाड़ी मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रही है। तो ये तो चलो इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। नहीं, ये टायर ट्रेड पैटर्न की ही टायर ट्रेड पैटर्न की वजह से ये यही होता है, प्रॉब्लम है हाँ। कि ये पीछे पानी बहुत फेंकाता है कि ये अलग तरीके साइड से, में फेंकता है, और वो सारे का सारा जो गंदा अपने पानी ऊपर आता है, गंदा हाँ। पानी है वो आपके ऊपर हम्म। आता है, राइट। देन जो इसका एक, अगर आप इस गाड़ी में साइड स्टैंड आपको लगवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको सर्विस में चेन ल्यूबिंग में बहुत प्रॉब्लम सेंटर स्टैंड, सेंटर स्टैंड सेंटर स्टैंड लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, बट उसकी एक छोटी सी एक आप ये कह सकते हैं कि ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप बहुत हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं, तो राइट, टच होता है तो बहुत वो ज्यादा। टच होता है। सेकंड थिंग, तो आपकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस उस पर इफेक्ट होती है, और अगर दो लोग बैठ गए तो फिर तो आपका कोई छोटा सा ब्रेकर भी आएगा ना, तो वो टच उसमें होता है। भी वो साइड स्टैंड जो सेंटर स्टैंड है वो टच हो जाएगा, तो आपको थोड़ा धीरे करनी, अनोइंग रहेगा वो, आपको गाड़ी बट धीरे 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 करनी, आदत पड़ जाएगी। आपको गाड़ी धीरे करनी हाँ, चाहिए। एक्चुअल हाँ। में प्रॉब्लम क्या, आप उसी स्पीड पे निकालते हैं जिस स्पीड पे आप नहीं, पर सिंगल। दो लोग होते तो स्लो करते हैं। मैं अगर दो लोग बैठे हैं तो मैं स्लो तो करता हूँ बाइक को, लेकिन फिर भी साइड सेंटर थोड़ा स्टैंड सा टच हो ही बचता है, जाता है, थोड़ा सा बचता बिकॉज है, सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से बाइक बहुत ज्यादा नीचे जो है दब जाती है। बट इट इज रिक्वायर्ड। हाँ, आप उसको बट सेंटर स्टैंड बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड थिंग, इस गाड़ी के ऊपर, ये गाड़ी सिंगल राइडर के लिए बनी हुई है। हाँ, मैं तो ये हमेशा यही कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार हम दो लोग चलाएंगे, ऐसा करेंगे। मैं बोलता हूँ ये बाइक सिंगल बंदे के लिए है, ओनली राइडर के लिए बाइक है। अगर आप इससे टूरिंग वूरिंग करें तो सिर्फ अकेला बंदा करेगा तो मजे आएंगे, दो लोग बैठ गए ना तो मजे नहीं, फिर तो भैया सजा है ये आपके लिए। आप बोलोगे यार मैं तो जिंदगी में दोबारा इस बाइक को चलाऊंगा नहीं, मैंने खुद ने नहीं, एक्सपीरियंस बैठूंगा किया नहीं, हुआ है। चलाऊंगा नहीं, बैठूंगा नहीं पीछे। बैठूंगा भी नहीं, चलाऊंगा भी नहीं। तो अगर अपन दोनों बैठ जाए ना इस बाइक पे, तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, आप 10 किलोमीटर भी इस बाइक पे पीछे नहीं बैठ सकते मेरे पीछे, आप इस बाइक के पीछे मैं नहीं बैठ सकता, तो क्योंकि सीट भी बहुत छोटी है एंड और बहुत देन इट अनकंफर्टेबल इज अ है। मोनो सस्पेंशन, हाँ, राइट, इट्स नॉट अ ड्यूअल सस्पेंशन। तो ये भी बात है। एंड वैसे भी इसकी एक फनी बात बताता हूँ, हीरो ने अपने मैनुअल में लिखा है कि इसके अंदर में दो राइडर्स का वेट मिला के 120 से ऊपर नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना तो चाहिए, हीरो ने इनडायरेक्टली आपको वैसे ही कह दिया है कि दो जने इसके ऊपर नहीं नहीं बैठ नहीं सकते। बैठने हाँ, चाहिए। नेक्स्ट, जो इस बाइक की एक एडवांटेज है कि ये ऑल इन वन बाइक है, ये एक इस बाइक की डिसएडवांटेज भी है। रीजन क्या है कि आदमी इसको एक्सपेक्ट करता है कि मैं इसको एक ऑफिस कम्यूटर बाइक की तरह भी चलाऊं, मैं इसको हाईवे पे भी चलाऊं, मैं इसको ऑफ रोडिंग पे भी चलाऊं। हाँ, बट आपको समझना पड़ेगा इस बाइक का प्राइमरी रोल ऑफ रोडिंग है, प्राइमरी रोल सेकेंडरी ऑफ रोल रोडिंग इसका है, हाईवे है, और थर्ड रोल इसका जो सिटी है। सिटी पर्पज है। पर अब जैसे कि है कि अंकुर है वो इसको तीनों रोल में यूज करते हैं, पर जब ये इसको सिटी में चलाते हैं तो जो इनकी थोड़ी सी जो इनकी दुख उस है टाइम जो है ना, वो मुझे बहुत सबसे उमड़ उमड़ के ज्यादा आते दिक्कत हैं। होती है, हमारा डिस्कशन बहुत हुआ इस बारे में, आपको पता होगा अच्छे से। हम लोग ये कहते हैं यार गियर बहुत अटकता है, गियर बहुत अटकता है, हर बार मैं ये कहता हूँ यार इतना गियर क्यों अटकता है इस एंड बाइक देन का। लो टॉर्क, लो टॉर्क है, लो तो वहां पे टॉर्क जैसे है। मैं कोई भी ब्रेकर आ गया तो मुझे थर्ड फोर्थ गियर में तो पहला गियर ही डालना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगी बाइक, और बहुत बार है ना स्टॉल हो जाती है। तो ये आज भी मेरे साथ में कई बार होता है, तो वो एक ऐसा लगता है कि यार ये सिटी के लिए नहीं बाइक है। कई बार मैं सोचता हूँ कि एक सेकेंडरी बाइक जो है ना कोई दूसरी और ले लेता हूँ, जिससे मैं ऑफिस अप डाउन कर लूंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर एक बार एक्सपल्स चला ली तो आप दूसरी तो फिर बाइक चलाएंगे नहीं, हाँ, दूसरी बार चला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वो फील क्योंकि ही वो नहीं आएगी। फील ही नहीं आती है। आज मैं अगर मैं कोई स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ ना, स्पोर्ट्स या फिर नेकेड बाइक चलाता हूँ, तो मुझे जो है ना अब वही आदत पड़ी हुई है, बम्प्स देखना नहीं है, खड्डे उड्डे कुछ नहीं देखना है, पर वहां पे एक एक जर्क फील होता है, तो पूरा आदमी हिल जाता है, तो फिर मन करता है कि नहीं यार ये ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसकी बात है, इस गाड़ी का जो आर्किटेक्चर है, हालांकि हीरो ने इम्प्रूव किया है जो कि एक अच्छी बात है, बट स्टिल
ये आज भी वही पुराना 150 सीसी वाला हीरो होंडा की पार्टनरशिप वाला ओल्ड प्लेटफॉर्म, हाँ राइट। इंजन जो है वो उसी प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ इंजन है। हीरो ने इसके ऊपर रिवर्क किया है, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो आपको टाइम पे आते हैं। जैसे कि देखिए, इसकी सर्विस पे जब अंकुर जो है, हीरो रिकमेंड करता है कि आप इसका ऑयल फिल्टर चेंज कराएं। हाँ जब आप एवरी ऑल्टरनेट सर्विस जब आप ऑयल चेंज कराते हैं, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो इतना बड़ा टीडीएस प्रोसेस है कि वो करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसके लिए पूरा क्लच केस खुलता है, ये साइड का जो ये आपका ब्रैकेट है ये पूरा नीचे होता है, ये फुटरेस्ट नीचे होता है, उसके बाद में जाकर के वो पतली सी जो ऑयल फिल्टर की जाली है वो खुलती है। एंड देन इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर आता है, तो वो खोलना, एंड देन एवरी टाइम जब आप करेंगे आपको एक क्लच केस की गास्केट और उस सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर की गास्केट वो आपको बदलवानी पड़ती है, राइट। तो जो मैकेनिक्स हैं हीरो के, वो आप जानते होंगे कि वो लोग टाइम प्रेस्ड होते हैं, उनको एक दिन में इतनी बाइक करनी पड़ती हैं, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि वो आपको इतना बोल टाइम देंगे इस बाइक पे लगाएं। हाँ, तो वो इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो कम से कम 1 घंटे का प्रोसेस है, और वो इतना टाइम उसके ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो आपको करें। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप अपनी बाइक का ऑयल फिल्टर ज़रूर क्लीन करवाएं। अगर आप अपनी बाइक की लॉन्ग इंजन लाइफ अगर आप चाहते हैं तो आप करें। नेक्स्ट, जो इसका ऑयल है, जो कि सिंथेटिक ऑयल है, उसकी कॉस्ट इवन मोटुल से पर लीटर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, उसकी कॉस्ट मोटुल से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड देन बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आप वो लेने के लिए मजबूर हैं, अदरवाइज हीरो आपको वारंटी नहीं देगा। इवन मेरी 2V है, तो मैं चाहता हूँ तो मैं वही इंजन ऑयल डलाऊं, लेकिन जब से मैंने इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल डालना शुरू किया है ना, तो परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी वाइब्रेशंस हार्शनेस जो कम हुई है, और हीट भी थोड़ी कम करती है। तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि इसमें भी आप सिंथेटिक ऑयल ही हर सर्विस में डालें। नेक्स्ट, हीरो की 160R के अंदर में हजार्ड स्विच आता है, जो कि एग्जैक्टली सेम स्विच गियर आता है जो कि 4V का है, बट इसके अंदर में हीरो ने हजार्ड स्विच नहीं दिया है। वो मुझे समझ में नहीं आया कि हीरो ने इस कारण से उसके इस बाइक के साथ में ऐसा क्यों किया, जिस बाइक में सबसे ज्यादा जरूरी है हजार्ड स्विच होना, सबसे ज्यादा हजार्ड स्विच की जरूरत है, वो हीरो ने नहीं दिया। चारों इंडिकेटर जो साथ जलते हैं, जो हजार्ड स्विच होता है, वो इस बाइक में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम है वो है इसके मिरर्स। मुझे ये समझ में नहीं आया कि हीरो ने ये मिरर्स क्या सोच करके बनाए हैं। ना तो ये मिरर्स अंदर की तरफ वो होते हैं, ना ये बाहर की तरफ होते हैं। ये मिरर का फीडबैक बहुत गंदा है, जबकि मेरे वाले जो मिरर्स हैं मुझे लगता है कि बहुत गंदे मिरर हैं, बट जब मैंने ये बाइक चला के देखी तो मैंने बोला कि ये क्या कचरा दिया है, लिटरली। मेरा आपको मैंने बोला था उस टाइम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं अंकुर से पूछ रहा था कि ये आपने मिरर्स कहाँ से आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, जबकि ये अंकुर की गाड़ी में फ्रॉम शोरूम आए हैं, और ये अभी जो 4V नई वाली लॉन्च है उसमें 200T एक्सपल्स 200T नई वाली जो लॉन्च हुई है उसमें भी यही मिरर है। इसमें अंकुर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये जो इतना हाफ सेक्शन देख रहे हैं ना, ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो ये मिरर अच्छे हैं, बट एक और इनका एक और ड्रॉबैक ये है कि कई बार मैं ट्रैफिक में निकलता हूँ ना, तो देखो ये इतना बाहर निकल रहा है, मेरा हैंडल बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप मेरे मिरर्स देख रहे होंगे अंकुर, ये कलर पेंट दोनों तरफ से, वो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इनके जो मिरर्स हैं अगर आप यहाँ पे ये बाहर निकले हुए हैं, हैंडल बार से भी बाहर मिरर्स हैं। हाँ, ये मेरे पे पूरे पे स्क्रैच हो रखे हैं। आज भी जब हम ट्रैफिक में जा रहे थे तो ये टच हो गए, ये मिरर्स जो है, हाँ, आपको आपका हैंडल बार तो आपका निकल जाता है, बट ये मिरर टच हो जाते हैं, बट ये आपके मिरर्स टच हो जाते हैं। तो ये भी एक डिजाइन की एक ये प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट जो इसका एक जो मुझे लगता है कि हीरो को काम करना चाहिए, हीरो की एक्सपल्स के लिए, जो कि इनकी अब आज की डेट में सबसे प्रीमियम बाइक है, कि इसका कोई डेडिकेटेड सर्विस बे नहीं है, इसका कोई डेडिकेटेड मैकेनिक नहीं है, और आप वहां पर जाएंगे वही उनका जो नंबर सिस्टम है जो चलता है कि आप पहले आ गए तो आपका वो हो जाए। हाँ, जो सबसे पहले आएगा उसी की बाइक सबसे पहले सर्विस करेंगे, चाहे वो एक्सपल्स हो, चाहे वो स्प्लेंडर हो, चाहे डिलक्स हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये नहीं होना चाहिए। हीरो को एक्सपल्स के लिए डेडिकेटेड मैकेनिक और डेडिकेटेड सर्विस बे अपने वहां पे सर्विस सेंटर पे उनको करना चाहिए था। अगर वो बंदा फ्री है तो कुछ और काम कर ले, लेकिन जब एक्सपल्स है तो सबसे पहले उसी को ठीक करे। नेक्स्ट जो इसका एक लास्ट जो इसका कौन है, आप मानेंगे, जब मैंने अंकुर ये हैंड गार्ड्स मैंने ये लगाने की ये करी, मुझे एक इतना वियर्ड इशू आया। इसके ये जो हैंडल बार है ये अंदर से भरा हुआ है, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए अंदर से भरा हुआ है। एक्सेलरेटर साइड में उसका गैप ज्यादा है, यानी कि यहाँ तक वो भरा हुआ है, और क्लच साइड में वो ज्यादा बाहर तक भरा हुआ है। तो मेरे को इतना इशू आया। और ये जो हैंडल बार भी है, इस हैंडल बार में आपको, अगर आप कंफर्टेबल हाईवे क्रूजिंग चाहते हैं, इसकी हाइट भी नीचे है, आपको राइजर्स लगवाने पड़ेंगे, या फिर आप एक कस्टम हैंडल बार लगवाएं, जैसा कि हैंडल बार है जो मैंने कंप्लीट चेंज करवाया हुआ है, और इसके अंदर ऑलरेडी बार एंड्स लगाए हुए हैं। तो अगर मैं इस तरह के ये हैंड गार्ड्स लगाता हूं तो मुझे इसी को दिक्कत नहीं आएगी, बट इसमें इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। एंड देन एक चीज और है, अगर आप पक्के हार्डकोर ऑफ रोडर हैं, ये जो हैंडल बार की जो स्ट्रेंथ है ये भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर पक्के ऑफ रोडर है ना, तो आप हैंडल बार चेंज ही कर दीजिए, आप कस्टम हैंडल बार लगाइए, तो ही बेटर रहेगा। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ नहीं है इतनी, ये मुड़ जाता है। इवन मेरे साथ हुआ था कि मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था
और मैं हल्की सी बाइक को ऐसे पकड़ के खींच रहा था, तो ये हैंडल जो है ये कम ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 1.5 से 2 इंच अपनी जगह से आगे की तरफ जा चुका था, तो वहां पे पूरा अलाइनमेंट हो गया। तो मैंने बोला यार ये क्या हुआ, तो फिर मुझे जो है ये कस्टम हैंडल बार सॉलिड वाला लगाना पड़ा, नेक्स्ट जो इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं हीरो की एक्सेसरीज, तो जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है बट अवेलेबल नहीं बट अवेलेबल नहीं है। जैसे तो इसकी सीट जो है ना, सीट कवर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। अदर स्टेट में आई थिंक कहाँ पे आप बता रहे थे, केरला वगैरह, मुंबई में वहां पे कर्नाटका अवेलेबल में है। खूब मिल रहे हैं, हाँ, बट यहाँ राजस्थान के अंदर में इसके जो कंपनी वाले जो हीरो के ऑफिशियल सीट कवर्स हैं, हाँ, वो 3 नहीं सीट मिलते कवर्स हैं। आते हैं, हाँ, वो अवेलेबल नहीं है। और सबसे फनी बात यह है कि हीरो का एक ई शॉप है, राइट। ई शॉप का क्या मतलब होता है अंकुर, कि आप ऑनलाइन ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करो, कहीं पे मंगा लो आप। बट फनीली हीरो ने जो अपना ई शॉप है उसके अंदर में आप पहले पिन कोड डाल के चेक करिए कि वो पार्ट अवेलेबल है या नहीं आपकी लोकेशन पे अवेलेबल है, वो है, मेरे साथ भी हुआ है। राइट। तो वो चीज बहुत बड़ी दिक्कत करता है कि कि वो अवेलेबल नहीं रहते हैं तो पार्ट। इसका मुझे ये समझ में नहीं आया कि फिर हीरो ने ई शॉप पोर्टल खोला क्यों है, खोला ही क्यों है। राइट। इससे अच्छा तो आप अपने डीलर्स पे सप्लाई कर दीजिए। और मजे की बात ये है, डीलर्स को इन एक्सेसरीज के बारे में कुछ भी कोई नहीं आइडिया नहीं। डीलरशिप पे जाके मांगोगे ना कि हमें ये चीज लाके दे दो, कहाँ से लाके दें, उनको आइडिया ही नहीं है, उन्होंने सुना ही नहीं होता है। सुना ही नहीं होता अब एग्जैक्टली। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अंकुर को कई बार कंप्लेन करता है कि अंकुर मेरा हाथ दर्द करता है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा ब्रॉड है, मेरा हाथ, और ये जो ग्रिप्स हैं जो स्टैंडर्ड है ये पतली हैं, तो मेरे हाथ में दर्द होती थी। अब मैंने आफ्टर मार्केट ये मिलते ही नहीं है कहीं पे, और जब मैंने हीरो की राइड पे देखा, एक बार पूरी वेबसाइट खोली, तो ये आप अंकुर मानेंगे कि ये प्रीमियम 70 रुपए के आपने 70 मंगाए रुपीज थे। के 2 हैं और नेक्स्ट डे आ गए, नो चार्ज। 70 रुपीज का सामान ऑर्डर किया, नेक्स्ट डे घर पे आ गया, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक हम लोगों ने ये लगा रखा है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखा है, जो कि इनडायरेक्ट है, इसकी कोई ऐप नहीं है, कोई ऐप नहीं है, और ये सिर्फ विजुअल इंडिकेटर है, जो सीधा इसमें लगाओ और काम खत्म हो जाएगा आपका। जो टीपीएमएस है इसकी कॉस्ट सिर्फ 326 रुपए है। जो ये टीपीएमएस है इसकी कॉस्ट सिर्फ 326 रुपए, बट वंस अगेन ना ये डीलरशिप से अवेलेबल है और ऑनलाइन भी ये कभी कभी अवेलेबल रहता कभी है। कभी अवेलेबल होता है। तो ये हीरो की जो ई शॉप की जो स्ट्रेटेजी है ये हमें वो बिल्कुल समझ भी में समझ नहीं में आती नहीं है। आई। तो अब नेक्स्ट हम अवेलेबल अब इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ओवरऑल वर्डिक्ट के ऊपर। तो हमने बहुत बात करी, बहुत डिटेल में बात करी, आई एम श्योर कि आपने इतने पॉइंट्स आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो ओवरऑल अंकुर, अब मैं आपसे एक सीधा सा एक वन लाइनर आपसे मैं कंक्लूजन पूछता हूँ कि अगर आपको ओवरऑल सारी बातें पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें मिला के, सर्विस ओनरशिप कॉस्ट मिला के, अगर आपको इस बाइक को नंबर देने हो 10 में से, तो आप कितने देंगे और आप वो नंबर क्यों दे रहे हैं वो आप ब्रीफली बताएंगे। नंबर मैं इसको दूंगा तकरीबन 6.5 के आसपास, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसकी वजह से जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो मैं उन आपकी थोड़ी सबको- हेल्प कर देता हूँ अंकुर। हाँ, तो मैं भी इस गाड़ी को 7 नंबर दूंगा, हालांकि ये गाड़ी सॉलिड 8.5 और 9 नंबर्स डिजर्व करती है, बट हमने ये रेटिंग क्यों कम करी है, इसलिए नहीं कि हम इसके ओनर से, हम आपको अनबायस्ड हम आपको अपना फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि उसमें जो 3 जो सबसे बड़े जो फैक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल इग्नोर नहीं किए जाने चाहिए थे। नंबर 1, ब्रेकिंग। पुअर ब्रेकिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ व्हीकल जो कि 100 जो गाड़ी 105 110 120 की स्पीड पकड़ सकती है, हाँ, वो और उसके अंदर इतनी पुअर ब्रेकिंग देना, वो गलत है। ये बिल्कुल गलत है। सेकंड थिंग, इसका एबीएस, एक तो आपने वैसे ही सिंगल चैनल एबीएस दे रखा हाँ, है और वो भी ढंग से काम काम नहीं नहीं करता है, और वो भी काम नहीं करता है, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इशू है। थर्ड थिंग, टायर्स। आप अच्छी गाड़ी दे दो बट उसके टायर से आप बेकार दे दो तो गाड़ी अपनी अच्छी हैंडलिंग, अच्छी पावर रोड पे डाल ही नहीं पाएगी। हाँ, तो मेरा जो है ना इसको 6.5 नंबर देने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसकी जो गियर बॉक्स की जो हार्शनेस है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। और कई बार मैं भी ये फील करता हूँ कि ठीक है, ये बाइक ट्रेल राइड के लिए बहुत बढ़िया है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है और आपको टूरिंग ही करनी है, इससे कर सकते हो, बट एक कहते ना कि एक मजा आएगा वो थोड़ा सा इससे मिसिंग रहेगा। एक अच्छी बाइक, इससे ज्यादा हायर सीसी की बाइक रहेगी तो आप थोड़ा सा और इजीली कर पाएंगे, तो वो एक थोड़ा सा फैक्ट है। बस यही रीजन था इसको तो 6.5 मैं देने का। ओवरऑल इसको 7 नंबर ही दूंगा। एंड मेरे हिसाब से अंकुर आप भी शायद इस बात पे एग्री करेंगे कि ये गाड़ी इजीली 8, 8.5, 9 नंबर की डिजर्व करती है। बट ये जो अगर ये जो बेसिक इश्यूज हैं, राइट, इनको दूर कर दें तो बहुत बढ़िया चीज है। तो हम गियर शिफ्टिंग को भी साइड में कर देते हैं, वो कोई हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, बट ब्रेक्स, टायर्स और एबीएस, अगर एंड देन लाइटिंग, हाँ, लाइटिंग, वीक लाइट लाइटिंग कैसे भूल गए, बहुत वीक लाइट है, किसी काम की लाइट नहीं है। अगर हीरो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर देता है तो ये गाड़ी सॉलिड 8.5 ये गाड़ी डिजर्व करती है। और हम 8.5 भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे को उम्मीद है कि 4V के बाद में हीरो इसका एक नया वर्जन निकालेगा जहाँ पे हीरो इसकी शॉर्टकमिंग्स को दूर करेगा। तो आई होप आपको ये रिव्यू, ये कॉम्प्रिहेंसिव ओनरशिप रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। सो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपकी जो भी थॉट्स हैं
वीडियो कैसा लगा वो सब चीज़ें में कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में।